तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं शुभी मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। मुर्गियों में रानीखेत बीमारी को रोकना है जरूरी। तारा मीरा की खेती करके लें अधिक पैदावार। रानीखेत मुर्गियों में होने वाली सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक है। ये एक संक्रामक रोग है जो मुर्गी पालन के लिए अत्यधिक घातक है। यदि आपकी मुर्गियों में इस बीमारी का प्रकोप हुआ है तो मुर्गियां बड़ी तेजी से मरने लगती हैं। इसलिए आप इसकी पहचान करके सही समय पर रोकथाम के उपायों को अपनाएं, जिसके बारे में समस्त जानकारी दे रहे हैं नानाजी देशमुख पशु चिकित्सालय विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के डॉक्टर गिरिराज गोयल। नमस्कार किसान भाइयों, वर्तमान में बरसात का सीज़न चल रहा है। अब बहुत जल्दी सर्दियों का सीज़न भी प्रारंभ होगा धीरे धीरे। और सर्दियों में एक मुर्गियों में, ब्रॉयलर लेयर देसी मुर्गियों में एक भारी बीमारी आती है, जिसको रानीखेत के नाम से हम सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। इसको न्यूकैसल डिसीज भी बोलते हैं। ये बीमारी समझ लीजिए कि आप सबसे खतरनाक बीमारी है मुर्गियों की, और इसमें मृत्यु दर 100% तक भी हो सकती है। तो सबसे पहले ये न्यूकैसल डिसीज वायरस नाम के एक वायरस से होती है, और ये मुख्यतः मुर्गियों के श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है। जब भी ये बीमारी आपकी मुर्गियों के समूह में, आपके गांव में, आपके क्षेत्र में आती है तो बड़ी तीव्र गति से फैलती है। क्यों? क्योंकि सांस के द्वारा ये वायरस एक मुर्गी से दूसरे मुर्गी में संचरित हो जाता है और दूसरी आपके समूह के सभी मुर्गियों को संक्रमित कर देता है। मुर्गी में रानीखेत रोग एक अत्यधिक घातक और एक संक्रामक रोग है। यह रोग मुर्गी पालन की सबसे गंभीर विषाणु बीमारियों में से एक है। सर्वप्रथम वैज्ञानिकों ने वर्ष 1639 से 40 में उत्तराखंड भारत के रानीखेत शहर में चिन्हित किया था। इस रोग में श्वास नहीं ले पाने के कारण मुर्गियों की मृत्यु हो जाती है। मुर्गियों में रानीखेत बीमारी विषाणुओं द्वारा फैलती है। वही बता दे कि रानीखेत रोग बहुत से पक्षियों जैसे मुर्गी, टर्की, बत्तख, कोयल, तीतर, कबूतर, कौवा, गिनी आदि में देखने को मिलता है, लेकिन यह रोग मुर्गियों को प्रमुख रूप से प्रभावित करता है। तो इसके क्या लक्षण हैं? सबसे पहले देखेंगे तो मुर्गियां छींकेंगी, थोड़ा खांसेंगी, उनकी आवाज़ बदल जाएगी, उनके नाक से थोड़ा लिक्विड जैसा, शराब जैसा निकलने लगेगा, चिपचिपा म्यूकस जैसा निकलने लगता है। और उसके साथ साथ में उनकी जो फीसिस है, इनकी जो वो है, उसका रंग भी कभी कभी हरा भी आने लगता है। इनका भोजन कम हो जाता है, मुर्गियां गर्दन झुका के बैठ जाती हैं और कई बार फड़फड़ा कर मरती हैं। ऐसा लगता है कि उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। और इसके साथ साथ में
कभी कभी इनमें पैर में पैरालिसिस की भी समस्या देखी गई है। ये सब इस बीमारी के लक्षण हैं। रानीखेत रोग का संचरण पक्षियों में अन्य संक्रमित पक्षियों के मल, दूषित वायु और उनके दूषित पदार्थ के स्पर्श से फैलता है। इन रोग के लक्षण दिखाई देने के कुछ दिनों बाद पक्षियों की मौत हो जाती है। इस रोग से 30 से 40% तक मुर्गियों की मृत्यु हो जाती है। हमेशा ये बोला जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बचाव इलाज से हमेशा बेहतर होता है। इसकी रोकथाम के लिए आप ये ध्यान रखें कि मुर्गियों के जो बुरादा है वो गीला ना हो। हमेशा अपने फार्म में किसी भी बाहरी अपरिचित व्यक्ति को ना आने दें। फार्म के प्रवेश द्वार पर फुटपाथ का इस्तेमाल करें। इसका मतलब है जो फार्म का प्रवेश द्वार है वहाँ पर एक करीब 6 इंच गहरा टैंक बनाएं और उस टैंक में पानी में फिनॉल या कोई अच्छा डिसइंफेक्टेंट डालें, जिससे कि हम जब कभी बाहर से कोई व्यक्ति या कोई वाहन आता है तो उसके व्यक्ति के जूतों या वाहन के जो पहिए हैं उनका अच्छे से निर्जीवीकरण हो जाए। अगर आपको अपने मुर्गियों के समूह में ये सब लक्षण दिख रहे हैं तो आप तुरंत ऐसी बीमार मुर्गियों को अलग कर दें। इसके अलावा मुर्गी पालक कुछ सफाई संबंधी कार्य करने से इस रोग को काफी हद तक रोक सकते हैं, जैसे मुर्गी घर की सफाई, इनक्यूबेटर की सफाई, बर्तनों की सफाई आदि। रोगित पक्षियों पर तत्काल ध्यान देना चाहिए और रोग से मरे हुए पक्षियों को गड्ढे में दबा देना या जला देना चाहिए। वायरस से बचाने के लिए और आगे द्वितीयक इन्फेक्शन जो सेकेंडरी इन्फेक्शन बैक्टीरिया के रहते हैं उनसे बचाने के लिए उसमें वैक्सीन का आप भरपूर इस्तेमाल करें। जब बच्चा आता है आपके फार्म में छोटा बच्चा तो उसको 5 से 7 दिन की उम्र में ही आपको प्रथम वैक्सीन आँख या नाक से इसका लगाना है, जो कि रानीखेत का B1 नामक स्ट्रेन आपको लगाना है। इसके बाद में 21 दिन की उम्र में इसका बूस्टर डोज लगाया जाता है, जो कि लासोटा नामक स्ट्रेन बाजार में उपलब्ध है। आप इसको मुर्गियों के पानी में दें। 21 दिन के बाद में 56 दिन की उम्र में इन मुर्गियों में रानीखेती बीमारी का R2B नामक स्ट्रेन लगाया जाता है, जो कि इंट्रामस्कुलर रूट से लगाया जाता है। जो मुर्गियों के जांग की पैर की जो मांस है 0.5 ml आधा ml की दर से प्रति मुर्गी में आप देना चाहिए, क्योंकि ये वैक्सीन बहुत महत्वपूर्ण है। मुर्गियों में रानीखेत रोग से बचाव के लिए किसानों और मुर्गी पालकों के पास सिर्फ वैक्सीनेशन प्रोग्राम यानी टीकाकरण ही एकमात्र उपाय है। यह टीकाकरण स्वस्थ पक्षियों में सुबह के समय करना चाहिए और उन्हें रोग से प्रभावित पक्षियों से अलग कर देना चाहिए। वैक्सीन की खुराक हमें पक्षियों की आंख और नाक से देनी चाहिए। अगर मुर्गी फार्म बड़े भाग में किया गया है तो वैक्सीन को पानी के साथ मिलाकर भी दे सकते हैं। दुर्भाग्यवश अगर किसी कारण से आपके समूह में मुर्गियों के समूह में बीमारी आ जाती है तो उसके नियंत्रण के लिए, उसके इलाज के लिए आपको सर्वप्रथम लक्षणों को ध्यान रखना पड़ेगा। अगर लक्षणों में दस्त से ज़्यादा लग रहे हैं तो आपको दस्त को रोकने के लिए कुछ एंटीबायोटिक जैसे कि रेस्ट्रिक्ट एल, जिसको लिवोफ्लॉक्सासिन नाम की दवाई होती है, वो आप दे सकते हैं पानी में। उसके साथ साथ में फिर इनको लिवर टॉनिक की आवश्यकता पड़ेगी। इसके साथ साथ में आपको अगर ज़रूरत हो तो कैल्शियम और साथ में विटामिन डी भी देना पड़ेगा, क्योंकि इनमें कई मुर्गियों में पैरालिसिस की समस्या आती है, तो कैल्शियम वहाँ बहुत लाभकारी होता है। और कभी भी इस तरीके के लक्षण दिखाई दें तो तुरंत उसमें विशेषज्ञ से सलाह लेकर उस पर तुरंत आप कार्रवाई करें। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाई, तारामीरा की खेती मुख्य रूप से बारानी क्षेत्रों में की जाती है। जो किसान वर्षा नमी को देखते हुए तारामीरा की खेती करना चाहते हैं तो वे उन्नत किस्मों का चयन करके तारामीरा की बुवाई करें। तो आप किस प्रकार से करें तारामीरा की बुवाई, देखिए हमारी खास रिपोर्ट।
तारामीरा सरसों परिवार की फसल है। तारामीरा फसल की लंबाई 2 से 3 फीट तक की होती है। ये सरसों की प्रजाति जैसी होती है, लेकिन इसके दाने या फलियां लाल होते हैं। इसकी खेती सभी क्षेत्रों में की जा सकती है। तारामीरा को उपजाऊ और कम उर्वर भूमि में भी उगाया जा सकता है। इसमें तेल की मात्रा लगभग 35 से 37% पाई जाती है। इसका तेल खाने योग्य होता है। भूमि का चुनाव। तारामीरा की खेती अधिकांशतः बारानी क्षेत्रों में जहां अन्य फसल सफलतापूर्वक पैदा नहीं की जा सकती हूं, वहां की जा सकती है। तारामीरा की खेती के लिए हल्की दोमट मिट्टी अधिक उपयुक्त रहती है। खेत की तैयारी। खेत की पहली जुताई मिट्टी पलट हल से करते हैं। इसके बाद कंपोस्ट खाद 10 टन प्रति हेक्टेयर खेत में अच्छी तरह मिला देते हैं। इसके बाद 2 बार कल्टीवेटर से जुताई करके पाटा चलाकर खेत को समतल करते हैं। इस प्रकार से बुवाई के लिए खेत तैयार हो जाता है। तारामीरा की उन्नत किस्म T27, फसल अवधि 150 दिन, उपज 6 से 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। तारामीरा की उन्नत किस्म RTM 314, पकाव अवधि 130 से 140 दिन, उपज 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। तारामीरा की उन्नत किस्म RTM 2002, नरेंद्र तारा। उर्वरक की मात्रा। यूरिया 65 किलो और सिंगल सुपर फॉस्फेट 100 किलो प्रति हेक्टेयर बुवाई के समय खेत में डालनी चाहिए। बीज की मात्रा और बीज उपचार। 1 हेक्टेयर क्षेत्र में बुवाई के लिए 5 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। बुवाई से पहले 2.5 ग्राम मैंकोजेब प्रति किलो बीज की दर से बीज को उपचारित करनी चाहिए। बुवाई। बारानी क्षेत्र में तारामीरा की बुवाई का समय मिट्टी में नमी और तापमान पर निर्भर करता है। नमी की उपलब्धता के आधार पर इसकी बुआई 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक करते हैं। बीज की बुआई कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखते हुए भूमि में 3 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए बुआई के 20 से 25 दिन बाद निराई करें। यदि पौधों की संख्या अधिक हो तो बुआई 20 से 25 दिन बाद अनावश्यक पौधों को निकालकर पौधे से पौधे की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर कर देना चाहिए। सिंचाई। जहां सिंचाई के साधन उपलब्ध हो वहां प्रथम सिंचाई 40 से 50 दिन में फूल आने से पहले करें। इसके बाद आवश्यकता पड़ने पर दूसरी सिंचाई दाना बनते समय करें। फसल संरक्षण। फसल में कीट रोग का प्रकोप दिखाई दे तो समय पर नियंत्रित करें। फसल की कटाई। फसल में जब पत्ते झड़ जाएं और फलियां पीली पड़ने लगे तो फसल काट लेनी चाहिए। इस प्रकार किसान भाई, यदि आप तारामीरा की खेती करते हैं तो 1 एकड़ बिजाई पर 4,000 रुपए खर्च आएगा। इसके बाद मार्केट में इसका मूल्य 7,000 से 10,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से रहता है। तो 1 एकड़ से 10 से 12 क्विंटल के बीज उत्पादन लेकर किसान भाई इससे 85,000 से 1,20,000 रुपए तक की कमाई कर सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। कहीं नहीं जाइएगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। परवल की खेती प्रदेश के बहुत से किसान भाई करते हैं। फिलहाल इसकी शरदकालीन फसल की रोपाई के लिए सही समय चल रहा है। अगर आप भी परवल की खेती करने चाहते हैं तो अच्छी पैदावार लेने के लिए आप इसकी कौन कौन सी किस्मों का चयन करें, रोपाई के समय किन किन बातों का खास ध्यान रखें, इस बारे में बता रहे हैं डॉक्टर सिराजुद्दीन।
जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि अब अगस्त और सितंबर का महीना चल रहा है और ये एक उपयुक्त समय माना जाता है परवल की खेती के लिए। और परवल की खेती से पहले कि कैसे लगाएं, उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि कौन से प्रभेदों का चयन करना है। तो हमारे पास राजेंद्र परवल 1 है, राजेंद्र परवल 2 है, हमारे पास स्वर्ण रेखा है, फिर हमारे पास स्वर्ण अलौकिक है, स्वर्ण सुरुचि है। ये जो प्रभेद हैं ये बहुत अच्छे माने गए हैं और इनकी उपज भी अच्छी पाई गई है। अब प्रभेद सिलेक्शन के बाद हमें ये देखना ज़रूरी है कि किस तरह की मिट्टी में आपकी जो परवल की है खेती हो सकती है। तो परवल की खेती हमें हमेशा जो बलुई दोमट मिट्टी होती है उसमें करनी चाहिए। वैसे हर प्रकार की जो मिट्टी है उसमें हो जाती है, बस हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जल निकास की वहाँ पर व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि जो आपका परवल है वो आपका अगर वहाँ पर वाटर लॉगिंग कंडीशंस है उसको सहन नहीं कर पाता है। तो ऊंची जो ज़मीन है और बलुई दोमट मिट्टी जो हुई और जल निकास वाली जो जगहें हैं ये इसके लिए उपयुक्त मानी जाती हैं। परवल को उगाने से पहले खेत में कम से कम 3 जुताई करनी चाहिए। खेत की जुताई करने के बाद पाटा जरूर लगाएं। अगर हम परवल को ऊंची भूमि पर बो रहे हैं तो 30 गुणा 30 सेंटीमीटर का गहरा गड्ढा खोद लें। परवल का उत्पादन जड़ों की कटिंग करके रोपाई की जाती है। परवल की रोपाई जड़ों की संख्या के आधार पर होती है। इसके लिए प्रति हेक्टेयर 2500 से 3000 जड़ों के टुकड़ों की जरूरत होती है। परवल की जड़ों के टुकड़े की लंबाई 1 से 1.5 मीटर की होनी चाहिए। समतल भूमि पर इसकी जड़ों को 3 से 5 सेंटीमीटर का गहरा गड्ढा खोदकर बोया जाता है, जबकि गड्ढों या नालियों की मेढ़ों पर इसे 8 से 10 सेंटीमीटर की गहराई पर बोया जाता है। फिर हमें आपका जो परवल है उसको जो पौधे से पौधे की दूरी है वो हमें कम से कम 1.5 मीटर की रखनी चाहिए। 1.5 से 2 मीटर की भी रखते हैं कहीं कहीं जगह पर। और जैसा कि जब आप लगा लेंगे तो आपको उसमें थाला बनाना चाहिए। हर एक पौधे के अराउंड में पेरिफेरी में 1 फीट के आकार का आपको थाला बना लेना चाहिए, ताकि आपकी जितनी भी पोषक तत्व हैं उसमें दिए जा सकें। अगर मैं पोषक तत्व की बात करें तो सबसे पहले हमें प्रति थाला जो देना है वो हमें 20 ग्राम DAP देना है। फिर 200 से 250 ग्राम नीम की जो खल आती है वो हमें उसमें देनी है, और 1 किलो आपकी जो गोबर की खाद होती है वो हमें उस थाले में मिला देनी चाहिए। परवल का अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए परवल की बुआई से पहले अपने खेत में सड़ी हुई गोबर की खाद की 20 से 30 टन की मात्रा को मिला दें। इसके अलावा 50 किलो नीम की खली और 50 किलो अरंडी की खली को आपस में मिलाकर खेत की मिट्टी में मिला दें। इन सभी खादों के मिश्रण को खेत में मिलाने के बाद जुताई कर दें और फिर परवल की रोपाई करें। देखिए, जो आपका परवल है इसमें जो नर और मादा जो फूल है वो अलग अलग पौधे पर आता है, तो इसका भी हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा नर और मादा का जो रेशियो है वो 1:19 या 1:20 होना चाहिए। तो इसका ध्यान आप जरूर रखें। बहुत सारे जो किसान लोग हैं वो अगर बीज के थ्रू आपका परवल लगाते हैं तो उसमें यही समस्या होती है कि उसमें जो नर या फिर मादा उसके जो पौधे हैं वो अधिक हो जाते हैं। तो इसीलिए हम जो मचान वाली विधि है जिसमें कि हम लताएं यूज करते हैं आपके बोने के लिए, उसमें ये हम इंश्योर कर सकते हैं कि 1 नर और 20 मादा के पौधे का जो हमें अनुपात है वो मेंटेन करना चाहिए। फिर आप देखिए कि आजकल जो है कि बारिश नहीं हो रही है और जो तापमान है वो बढ़ता चला जा रहा है, तो तापमान बढ़ने की वजह से जो नमी है वो जल्दी जल्दी वहाँ से खेत से चली जाती है। तो कृषक बंधुओं को चाहिए कि वो अपने खेतों पर जाकर भ्रमण करें और भ्रमण करते हुए देखें कि कहीं पर नमी की कमी तो नहीं है, और अगर नमी की कमी दिखती है तो हमें हल्की हल्की सिंचाई 8 से 10 दिन के अंतराल पर कर देनी चाहिए। परवल की खेती में मिट्टी की नमी के अनुसार सिंचाई करनी चाहिए। कटिंग या जड़ों की रोपाई के बाद यदि मिट्टी में नमी हो तो हल्की सिंचाई करनी चाहिए। इसके अलावा बारिश के मौसम में जरूरत पड़ने पर ही सिंचाई करें। सिंचाई करने के बाद जल निकासी का उचित प्रबंधन होना चाहिए। खरपतवारों की रोकथाम। जब लताएं ऊपर की ओर फैलती हैं तो अनचाहे उगे हुए खरपतवार की निराई गुड़ाई कर देनी चाहिए। ठंड का मौसम समाप्त होते ही पौधे की जड़ों के पास निराई गुड़ाई करके मिट्टी गीली करके पोली कर देना चाहिए। ऐसा करने से खरपतवार पर नियंत्रण पाया जा सकता है।
फिर अगर हम देखते हैं कि जब कल्ले निकलने शुरू हो जाते हैं, जो फ्रेश कल्ले होते हैं आपके परवल के, वो अगर निकलने शुरू हो जाते हैं तो फिर हमें मचान बनाने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। मचान बनाने के लिए हमें जो पंक्तियों से पंक्तियों की दूरी रखनी है वो 2 मीटर की रखनी है, और जब हम खंबे गाड़ देते हैं 2 मीटर की दूरी पर, फिर हमें उसके बीच में सुतली से हमें इस प्रकार से बनाना है कि एक मचान तरह का आपका क्रिएट हो जाए। तो मचान हमें बना लेना चाहिए। जो मचान है इसमें आपको देखना है कि बहुत ही मजबूत बने, क्योंकि अगर आगे आने वाले टाइम में वर्षा होती है तो वो उसमें टिकना चाहिए। फिर उसके साथ साथ एक मचान से दूसरे मचान के बीच में हमें 50 सेंटीमीटर का जो रास्ता है वो भी छोड़ना चाहिए, ताकि आपकी जो दबा छिड़कने का जो मतलब रास्ता है वो वहाँ से मिल पाए। जो भी अलग सस्य क्रियाएं हैं वो भी हमारी उसके थ्रू हो पाए। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम तोर, जिला नीमच के कृषक दीपक कुमार ने। ये सफेद लट कीट के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो दीपक कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। देश के अनेक भागों में सफेद लट की समस्या अत्यंत गंभीर होती जा रही है और शुष्क क्षेत्रों में तो यह पूरी की पूरी फसल को ही चौपट कर देती है, जिससे किसानों को बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसके भयंकर प्रकोप से कई फसलों की खेती पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। बरसात के समय यह भृंग कीट सक्रिय होते हैं और जमीन में हजारों की संख्या में निकलते हैं। लट की पहली मोल्टिंग अर्थात आवरण बदली होती है और यह द्वितीय अवस्था में प्रवेश कर जाती है। इस अवस्था में यह लट सबसे हानिकारक होती है। वैसे तो यह लट बहुभक्षी है, परंतु यह मूंगफली, मिर्च, ज्वार, बाजरा और मक्का फसलों को अधिक नुकसान पहुंचाती है। कुछ दिनों बाद यदि ग्रसित पौधों को उखाड़ कर देखें तो केवल मुख्य जड़ें ही दिखाई पड़ेंगी। बाद में यह मुख्य जड़ को भी बीच बीच में कुचलकर नष्ट कर देती है। प्रभावित पौधे पीले पड़कर मुरझाने के बाद सूख जाते हैं। एक लट अपने आसपास के करीब 5 से 7 पौधों की जड़ों को खाकर उन्हें सुखा देती है। इसलिए इनकी रोकथाम के लिए समन्वित कीट प्रबंधन को सामूहिक रूप से अपनाने की आवश्यकता होती है। समन्वित प्रबंधन उपाय। कहा जाता है कि उपचार से रोकथाम भला। जी हाँ, यह आवश्यक है कि समय रहते इस कीट का नियंत्रण किया जाए। इसके लिए मानसून पूर्व या मानसून की पहली वर्षा के साथ जब पौड़ शाम को बाहर निकलकर झुंड में उड़ान भरते हुए पोषक पेड़ों पर पहुंचे तो इन पेड़ों के नीचे प्लास्टिक सीट या चादर बिछाकर पेट्रोमैक्स के प्रकाश से रात को करीब 8 से 9 बजे लंबे बांस के डंडों से पेड़ की डालियों को हिलाकर पौड़ नीचे गिराए और उन्हें एक एक करके मिट्टी के तेल युक्त पानी में डालकर मारे या जला दे। ये क्रिया 4 से 5 दिन तक सामूहिक रूप से करें। इसके अलावा जिन पेड़ों पर पौड़ भृंग बसेरा कर रहे हों वहां नीचे घास या कचरा इकट्ठा करके जला दे, जिसे पौड़ भृंग नीचे गिर पड़ते हैं। फिर इन्हें एकत्रित करके नष्ट कर दे। यदि खेत में पेड़ों की संख्या अधिक हो तो वर्षा के पहले पेड़ों के ऊपर से नीचे की ओर अच्छी छटाई करें। केवल 1-2 पेड़ छोड़ दें, जिससे उस पर भारी संख्या में पौड़ पहुंचे और कीट नियंत्रण आसानी से किया जा सके। इस कीट के पौड़ भृंग प्रकाश पर अधिक आकर्षित होते हैं, इसलिए रात में इन पोषक पेड़ों के पास प्रकाश प्रपंच लगाने चाहिए। रात 7 बजे से 10 बजे तक प्रकाश करने से पौधों की प्रकाश प्रपंच में फंसने की अधिक संभावना होती है। बाद में उन्हें नष्ट कर दें। इसके अलावा भृंगों के नियंत्रण के लिए दिन के समय 0.2% मोनोक्रोटोफॉस का छिड़काव पोषक पेड़ों पर करें। कीट के भृंग नियंत्रण के समय यह ध्यान रहे कि किसानों का यह प्रयास सामूहिक रूप से होना चाहिए, अन्यथा भृंग का प्रभावी नियंत्रण नहीं होगा।
इस लट के प्रभावी नियंत्रण के लिए गर्मियों में मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करें, जिससे कि कीट की प्योपा और सुंडियां बाहर आ जाती है और उन्हें पक्षी खा जाते हैं। हमेशा अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर या कंपोस्ट खाद खेतों में डालें, क्योंकि इनके भृंग ऐसे जगहों पर अंडे देती हैं। मूंगफली वाले क्षेत्रों में जहां पर सफेद लट की समस्या अधिक हो तो वहां 1-2 साल तक ग्वार, अरहर, तिल और लोबिया उगाएं, क्योंकि इन पर सफेद लट का असर कम होता है। गन्ने की जड़ें गहरी होती है, इसलिए उस पर भी प्रकोप कम होता है। फसल की बुआई के समय मूंगफली के बीजों को इमिडोक्लोप्रिड 3 मिलीलीटर प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करना उपयोगी पाया गया है। किसान भाइयों, यदि आप इन बताए गए उपायों को अच्छी तरह से अपनाते हैं तो न केवल आप सफेद लट का नियंत्रण कर पाएंगे, बल्कि आप फसलों से अधिक पैदावार भी ले पाएंगे। और एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।